नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला इस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, भारत ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई बहस छेड़ दी। जून 2026 में भारत सरकार ने चीन से जुड़े 4 कंपनियों को 2 वर्षों के लिए अपने महत्वपूर्ण बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित सरकारी परियोजनाओं में बोली लगाने की अनुमति दे दी। पहली नजर में यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय लगता है, लेकिन यदि इसे भारत चीन संबंधों, भारत नेपाल ऊर्जा सहयोग और दक्षिण एशिया के बदलती भू राजनीति के संदर्भ में देखा जाए तो इसके मायने कहीं अधिक बड़े होंगे। क्योंकि पिछले कई वर्षों से नेपाल लगातार यह शिकायत करता रहा है कि जिन जल विद्युत परियोजनाओं में चीनी निवेश, चीनी ठेकेदार या चीनी उपकरण शामिल है, भारत उन परियोजनाओं से बिजली खरीदने की अनुमति देने में हिचकिचाता है। इतना ही नहीं, कई परियोजनाओं को निर्माण कार्य के लिए आवश्यक विस्फोटक के आयात से जुड़े एनओसी के नवीकरण में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब भारत स्वयं चीन से जुड़े कुछ कंपनियों को रणनीतिक बिजली क्षेत्र में सीमित छूट दे रहा है। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र का मानना है कि काठमांडू के पास भारत से यह पूछने के लिए एक मजबूत कूटनीतिक अधिकार तैयार हो चुका है कि यदि भारत के भीतर चीनी लिंक वाली कंपनियां संवेदनशील बिजली परियोजनाओं में भाग ले सकती है, तो नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं पर अब भी वही प्रतिबंध क्यों लागू है? क्या यह केवल 4 कंपनियों को मिली अस्थायी छूट है, या फिर भारत की बदलती रणनीति का पहला संकेत? क्या इससे नेपाल भारत बिजली व्यापार का नया अध्याय शुरू हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह फैसला नेपाल की हजारों मेगावाट बिजली के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे और अधिक खोल सकता है? साथियों, आज इस पूरे घटनाक्रम को तथ्यों, आधिकारिक जानकारी और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से विस्तार पूर्वक समझेंगे। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलेंगी जो आपको लगेगा कि यार ये तो मैंने पहली बार सुना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिले। वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी विचार हों, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, वो विचार कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का टॉपिक है नेपाल के लिए सबसे बड़ी खबर, भारत ने बदल दिया फैसला। काठमांडू पोस्ट ने कवर करते हुए लिखा है, इंडिया ओपनिंग पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू चाइनीज लिंक्ड फर्म गिव नेपाल अ चांस टू मेक इट केस। New Delhi has granted a 2-year exception to 4 companies with Chinese ownership or business links, allowing them to compete for Indian government contracts related to critical electricity transmission infrastructure. वहां के एक अधिकारी हैं, नाम है उनका डांगी, कहते हैं डांगी said India's latest decision to permit Chinese linked company to compete for public contracts weakens the justification for maintaining similar restriction on Nepal hydropower sector. इसी के अलावा बात करें तो वहां के फॉर्मर गवर्नमेंट सेक्रेटरी है, नाम है अनूप उपाध्याय। वो कहते हैं कि ऑल्सो बिलीव दैट पॉलिसी शिफ्ट प्रोवाइड काठमांडू विथ अ स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक ओपनिंग। दिस इज द राइट टाइम। द कंसर्न दैट ओरिजिनली promoted prompt this restriction are gradually easing, so Nepal should actively ask why similar obstacles still remain for us, said उपाध्याय। ये पूरी की पूरी बातें हैं और इसको हम समझते हैं कि क्या है ये सारा का सारा बात, और आखिर भारत ने जो फैसला लिया है इस फैसले के क्या मायने। साथियों, आप अपने स्क्रीन पर ये न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं और इस न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आपको ये समझ पा आ रहा होगा कि जून 2026 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया और इस निर्णय के तहत चीन से जुड़े 4 कंपनियों को 2 वर्ष के लिए विशेष छूट प्रदान की गई। इस छूट के बाद ये कंपनियां भारत सरकार के उन परियोजनाओं के लिए बोली लगा सकेंगी जो महत्वपूर्ण बिजली ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यह अनुमति किसी क्षेत्र के लिए नहीं दी गई है, यह पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी परियोजनाओं के लिए है, यानी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड नेटवर्क, सब स्टेशन और बिजली को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने वाले राष्ट्रीय ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए। ये सभी किसी देश के लिए क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर माने जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से पूरे देश में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। भारत सरकार ने साथ ही स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल 4 कंपनियों तक ही सीमित है। तो चलिए इसको और भी ध्यान से देखते हैं, इसको और ध्यान से जो है वो हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसकी अवधि जो है 2 वर्ष की होगी।
भारत ने आखिर बदला 2 साल की छूट, ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट चाइनीज लिंक फॉर्म है और ये 4 फॉर्म है जिसको ये छूट दिया जा रहा है। सीनो हाइड्रो पावर, गैजोबा इलेक्ट्रिक, टीबीईए पावर और चिंट पावर, इनको भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है इसे ये छूट दी। साथियों, इसे भविष्य के लिए एक सामान्य नीति नहीं माना जाएगा। अर्थात भारत ने अपनी 2020 की पूरी नीति वापस नहीं ली, बल्कि एक सीमित और नियंत्रित अपवाद बनाया है। और यही वो निर्णय है जिसने नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में नई उम्मीद को पैदा कर दिया। नेपाल के ऊर्जा विशेषज्ञ और बिजली उत्पादकों का मानना है कि यदि भारत अपने यहाँ चीन से जुड़े कुछ कंपनियों को रणनीतिक बिजली क्षेत्र में काम करने की अनुमति दे सकता है, तो नेपाल के जल विद्युत परियोजनाओं पर भी भारत को अपनी पुरानी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। और यहीं से पूरी खबर वास्तविक जो है वो महत्व के रूप में बन जाती है। ये 4 कंपनियां जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं साथियों, इन 4 कंपनियों के एक एक करके हम देख लें। आपके स्क्रीन पर है टीबीए एनर्जी, नानजिंग इलेक्ट्रिक, न्यू नॉर्थ ईस्ट और टाइकाई इलेक्ट्रिक। ये 4 चाइनीज लिंक्ड कंपनियां हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये 4 कंपनियां जो हैं, इसने भारत ने जो छूट दी है, ये सभी कंपनियां किसी ना किसी रूप से चीन से जुड़ी हुई। कुछ का स्वामित्व चीनी कंपनियों के पास है, जबकि कुछ का तकनीकी सहयोग और व्यावसायिक संबंध चीन से। अगर हम सबसे पहली कंपनी की बात करें, टीबीईए एनर्जी की, तो यह कंपनी चीन की प्रसिद्ध टीबीए ग्रुप के पूर्ण स्वामित्व वाली होली ऑन सब्सिडरी भारतीय इकाई। टीबीए ग्रुप विश्व स्तर पर बिजली ट्रांसमिशन उपकरण, ट्रांसफार्मर, सब स्टेशन, ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए जानी जाती है। दूसरी जो कंपनी आपको दिख रही है जिसका नाम है नानजिंग इलेक्ट्रिक, यह मुख्य रूप से बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क में उपयोग होने वाले इंसुलेटर और अन्य विद्युत उपकरण का निर्माण करती है। तीसरी कंपनी जो आपको दिख रही है जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट, न्यू नॉर्थ ईस्ट, आपकी स्क्रीन पर यहां दिख रहा है। यह कंपनी चीन की कई पावर कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पार्टनरशिप में काम करती है, यानी इसका तकनीकी सहयोग चीन से जुड़ा हुआ है। और चौथी कंपनी जिसका नाम है तैकाई इलेक्ट्रिक, यह कंपनी चीन स्थित तैकाई ग्रुप से जो है जुड़ी है और यह हाई वोल्टेज स्विच गियर, सब स्टेशन उपकरण, ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण का कार्य करता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना बहुत आवश्यक है। इन 4 कंपनियों की भारतीय इकाइयां भारत में ही उत्पादन करती है, यानी इनके कारखाने भारत में है। भारतीय कर्मचारियों को रोजगार मिलता है और ये भारतीय बाजार में कार्य करती है। लेकिन इनके स्वामित्व मूल कंपनी या तकनीकी संबंध चीन से जुड़े होने के कारण 2020 के बाद लागू सरकारी खरीद नियमों में प्रभाव जो है इनके ऊपर पड़ा था और इसी वजह से कंपनियां भारत सरकार की कई रणनीतिक परियोजनाओं में भाग नहीं ले पा रहे थे। अब भारत सरकार ने इन्हें 2 वर्षों की विशेष छूट देकर दोबारा सरकारी जो भी टेंडर्स आएंगे उसमें भाग लेने का इनको अवसर दे दिया। हालांकि भारतीय साथ ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्णय केवल इन 4 कंपनियों तक सीमित है। इससे भविष्य में अन्य चीनी कंपनियों के लिए स्वतः लागू होने वाला नियम नहीं माना जाएगा। यानी फिलहाल यह पॉलिसी शिफ्ट नहीं, कंट्रोल्ड रिलैक्सेशन है। लेकिन नेपाल के लिए यही कंट्रोल रिलैक्सेशन सबसे महत्वपूर्ण संकेत बनकर सामने आया, क्योंकि अब काठमांडू का तर्क है कि यदि भारत अपने देश में चीन से जुड़े उद्यमों को सीमित रूप से स्वीकार कर सकता है, तो नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं पर लागू प्रतिबंधों की भी समीक्षा करने की आवश्यकता है। साथियों, आगे बढ़े तो 2020 के बाद भारत ने ये प्रतिबंध क्यों लगाए, तो आप सभी को याद है कि 2020 में ऐसी परिस्थितियां हुई थी। 2020 में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुआ था और कई दशकों बाद दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर इतना गंभीर सैन्य टकराव देखने को मिला। इस घटना के बाद भारत ने केवल सैन्य स्तर पर नहीं बल्कि आर्थिक और रणनीतिक स्तर पर भी अपनी नीति में बहुत बड़े बदलाव किए थे। सरकार का मानना था कि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा, संचार और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनमें संभावित सुरक्षा जोखिम को कम करना आवश्यक है और इसी सोच के तहत कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। सबसे पहले चीन से आने वाले एफडीआई की जांच को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया था। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कई चीनी मोबाइल एप्लीकेशन जिसमें टिकटॉक जैसे लोकप्रिय ऐप भी शामिल थे, उनको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन बदलाव केवल डिजिटल क्षेत्र तक सीमित नहीं था। भारत ने सरकारी खरीद के नियमों को भी जो है संशोधित किया था। नए नियमों के अनुसार जो देश भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, वहां की कंपनियां कई सरकारी टेंडर्स में बिना पूर्व सरकारी अनुमति के भाग नहीं ले सकते और इसी नीति का उद्देश्य चीन का नाम लेना नहीं था। तो 2020 के बाद प्रतिबंध हुआ था। गालवान, राष्ट्रीय सुरक्षा, निवेश जांच, सरकारी खरीद के नियमों में परिवर्तन हुआ था, लेकिन अब रुख बदल रहा है, क्योंकि अब रुख जो है वो कूटनीति, व्यापार, बिजली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सीमित छूट के साथ ये बदल रहा है। साथियों, इस नीति का उद्देश्य केवल चीन का नाम लेना नहीं था।
नियम तकनीकी रूप से उन सभी देशों पर लागू था जो भारत के साथ भूमि साझा कर रहे थे, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसका सबसे अधिक प्रभाव चीन से जुड़ी कंपनियों पर पड़ा, क्योंकि बड़ी संख्या में वही भारत में रणनीतिक क्षेत्र में सक्रिय थे, विशेष रूप से बिजली, दूरसंचार, रेलवे, बंदरगाह और अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में चीनी कंपनियों की भागीदारी बहुत ज्यादा थी। और यही कारण था कि चीन से जुड़े स्वामित्व, निवेश या तकनीकी सहयोग वाले कई कंपनियां सरकारी परियोजना से बाहर हो गई। और इन्हीं प्रतिबंधों की वजह से ये 4 कंपनियां भी प्रभावित हुई, जिन्हें अब भारत ने 2 वर्षों के लिए सीमित छूट प्रदान कर दी। हालांकि यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है कि भारत ने अपनी पूरी नीति वापस नहीं ली है, और इसलिए इसे भारत के चीन नीति में पूर्ण बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता। लेकिन इतना अवश्य है कि पिछले 1 वर्ष में भारत और चीन के बीच जिस प्रकार से कूटनीतिक संवाद बढ़ा है, उसके बीच यह निर्णय एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में देखा जा सकता है। और यही कारण है कि नेपाल के नीति विशेषज्ञ इस फैसले को अपने लिए डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी के रूप में जो है वह देख रहे हैं। नेपाल के और भी अगर हम बारे में बात करें साथियों, तो हमने कहा कि नेपाल के जो नीति विशेषज्ञ हैं ये कह रहे हैं कि भैया ये एक हमारे लिए क्या है, कूटनीतिक अवसर है। तो नेपाल इसे कूटनीतिक अवसर क्यों मान रहा है, ये समझना होगा। और हमारे मतलब एक सवाल और भी है नेपाल के लिए कि ये बड़ी खबर क्यों है, और भारत के इस फैसले से नेपाल का संबंध क्या है। दरअसल साथियों, नेपाल ने जो हाइड्रो पावर को अपने आर्थिक विकास के रणनीति का प्रमुख आधार बनाया है, आने वाले वर्षों में वह हजारों मेगावाट बिजली उत्पादन कर भारत और अन्य जो क्षेत्रीय बाजार हैं उसमें निर्यात करना चाहता है। लेकिन भारत को बिजली बेचने के केवल बिजली पैदा करना पर्याप्त नहीं, नेपाल की प्रत्येक परियोजना को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक अप्रूवल की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। यानी भारत हर परियोजना का अलग अलग मूल्यांकन करता है और उसके बाद बिजली आयात की अनुमति देता है। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र का कहना है कि इसी प्रक्रिया में कई परियोजनाओं को लंबे समय से स्वीकृति नहीं मिल पा रही, इसलिए भारत का हालिया निर्णय नेपाल के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नेपाल के ऊर्जा विशेषज्ञ का तर्क है कि यदि भारत अपने रणनीतिक बिजली क्षेत्र में चीन से जुड़े कुछ उद्यमों को सीमित छूट दे सकता है, तो नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भी नए तरीके से जो है वह समीक्षा कर सकता है। और यही वजह है कि काठमांडू में इस फैसले को केवल भारत का आंतरिक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि यह संभावित कूटनीतिक अवसर के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल के बिजली उत्पादकों का कहना है कि समस्या केवल बिजली निर्यात की अनुमति तक सीमित नहीं है, बल्कि परियोजना के निर्माण के दौरान भी कई प्रशासनिक बाधाएं सामने आ रही हैं। उनके अनुसार पिछले 1 वर्ष से जल विद्युत परियोजना के लिए आवश्यक एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में नवीकरणीय में बहुत देरी बढ़ी है। डेवलपर्स का दावा है कि अब एनओसी बढ़ाने से पहले उनसे यह प्रमाण पत्र मांगा जाता है कि परियोजना के इलेक्ट्रोमैकेनिकल और हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट का आयात हो चुका है। उद्योग जगत का कहना है कि यह शर्त व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि किसी भी जल विद्युत परियोजना में पहले बांध, सुरंग और अन्य सिविल निर्माण कार्य पूरे किए जाते हैं, जबकि भारी विद्युत उपकरण परियोजना अंतिम चरण में आयात किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ डेवलपर्स का यह भी कहना है कि भारत में विस्फोटकों की आपूर्ति संबंधी जो समस्या है, उनकी अनुमतियों में देरी के कारण कई परियोजनाओं का निर्माण गति जो है वो बहुत प्रभावित हुआ है। यही कारण है कि कुछ परियोजनाओं ने आवश्यक विस्फोटकों के लिए चीन जैसे वैकल्पिक स्रोतों का सहारा लेना शुरू कर दिया। साथियों, एक और विवाद है जिसपे हमें समझना है नेपाल के लिए बड़ी खबर क्यों, बिजली निर्यात, हाइड्रो पावर, भारत बाजार और एक नई उम्मीद दिख रही है। भारत क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी अगर हम बात करें, जिस पर हम चर्चा हो रहे हैं, प्रोजेक्ट रिव्यू करेगा, सेक्रेटरी चेक करेगा, एक्सपोर्ट अप्रूवल और पावर ट्रेड के ऊपर जो है वो काम करेगा। हमने हमें जो एक और टॉपिक देखना है, जो विवाद दिख रहा है, वो है अपर तमकोशी मामला। अपर तमकोशी जो कि 456 मेगावाट की स्थापित क्षमता है, चीनी ठेकेदार है, एक्सपोर्ट अप्रूवल अभी भी लंबित है। नेपाल इस पूरे विवाद के लिए अगर हम बात करें तो ये परियोजना एक उदाहरण के रूप में नेपाल इसको दिखाता है। इस परियोजना में हाइड्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल और ट्रांसमिशन लाइन से जुड़े कई उपकरण भारतीय कंपनियों ने उपलब्ध कराए हैं, लेकिन परियोजना का जो सिविल निर्माण है, यानी कि जो बांध बनाया गया है, यह चीनी कंपनी ने किया था, जिसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा निविदा यानी कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से चुना गया था। नेपाल का कहना है कि उसने कई बार भारत से इस परियोजना से उत्पादित बिजली के आयात की अनुमति देने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक स्वीकृति नहीं मिली। और यह मुद्दा नेपाल इंडिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन पावर सेक्टर कॉर्पोरेशन की बैठक में भी उठाया गया, फिर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र का तर्क है कि यदि किसी परियोजना में चीनी कंपनियां केवल निर्माण एजेंसी है, ना कि निवेशक, तो उसे बिजली व्यापार में बाधा नहीं बनना चाहिए। और यही कारण है कि भारत के हालिया फैसले के बाद नेपाल को उम्मीद है कि ऐसे लंबित मामले अब नई दृष्टि से जो है वो विचारित किए जाएंगे। साथियों, यहां आपको आईपीपीएन के बारे में भी जानना होगा कि आईपीपीएन क्या है।
साथियों, आईपीपीएन कहता है कि भारत द्वारा चीनी कंपनियों को दी गई छूट नेपाल के जल विद्युत परियोजनाओं के लिए एक आशा का किरण है। आईपीपीएन यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन ऑफ नेपाल, जिसके अध्यक्ष है नाम है मोहन डांगी, उनका कहना है कि भारत का जो हालिया निर्णय है वो नेपाल के लिए एक सकारात्मक संकेत है। उनके अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई कंपनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से चुनी गई तो केवल उसके चीनी होने के आधार पर परियोजना को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि उस मुद्दे के केवल उद्योग स्तर पर नहीं बल्कि नेपाल सरकार को भारत के साथ उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्ता में भी लगातार बैठना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो नेपाल सरकार के पूर्व सचिव हैं, नाम है अनूप उपाध्याय। उनका मानना है कि भारत के हालिया फैसले के बाद नेपाल को इस अवसर का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। उनके अनुसार जिन सुरक्षा चिंताओं पर पहले प्रतिबंध लगाए गए थे उनमें से अब धीरे धीरे बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए नेपाल का यह मुद्दा भारत के साथ हर उच्च स्तरीय बैठक में लगातार उठाना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल की सबसे बड़ी चुनौती बिजली उत्पादन नहीं बल्कि बाजार पहुंच है। यदि भविष्य में नेपाल 27,000-28,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है तो भारत जैसे विशाल बिजली बाजार के लिए मात्रा बहुत बड़ी नहीं है। इसलिए उनका सुझाव है कि दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रक्रियागत और नीतिगत बाधाओं को राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए। साथियों, क्या भारत और चीन के संबंधों में बदलाव का असर अभी दिख रहा है? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो बन रहा है कि क्या भारत साथियों पिछले एक वर्ष से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क और उच्च स्तरीय वार्ता जो हो रही है। 2020 में गालवान संघर्ष के बाद भारत और चीन के बीच में है संबंधों में तनाव हो चुका था। नेपाल के ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन से जुड़ी 4 कंपनियों को मिली जो ये सीमित छूट है, इसके बदौलत जो है एक ऐसा माहौल बन रहा है, एक ऐसे माहौल का संकेत है कि यह नेपाल के लिए जो है वह फायदा हो सकता है। तो अंततः हम ये कह सकते हैं साथियों कि इसका नेपाल के लिए अगर हम अवसर के बारे में बात करें तो फिलहाल भारत ने केवल 4 कंपनियों को सीमित अवधि के लिए छूट दी है। इसलिए कहना बहुत जल्दीबाजी होगा कि भारत ने अपनी पूरी नीति बदल दी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस फैसले ने नेपाल को एक कूटनीतिक आधार जरूर दिया। अब नेपाल के सामने चुनौती केवल अधिक बिजली उत्पादन की नहीं है बल्कि उसके लिए स्थिर और भरोसेमंद बाजार सुनिश्चित करने की। यदि दोनों देश संवाद के माध्यम से लंबित मुद्दों का समाधान निकालते हैं तो सीमा पार बिजली व्यापार अधिक मजबूत हो सकता है, जिससे दोनों देशों को आर्थिक लाभ हो सकता है। आने वाले महीने में यह देखना महत्वपूर्ण होगा क्या नेपाल इस अवसर का उपयोग करते हुए भारत के साथ अपने ऊर्जा साझेदारी को नई दिशा दे पाता है या यह फैसला केवल 4 कंपनियों तक सीमित रह जाता है। आपकी क्या राय है? क्या भारत का यह फैसला नेपाल के लिए वास्तव में नई शुरुआत साबित हो सकती है या यह केवल एक सीमित प्रशासनिक छूट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और कैसा लगा सेशन ये भी बताएं। साथियों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अपने विचार कमेंट से भेजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।